Welcome back to my channel everyone. So we are on the chapter Combustion and Flame of class 8 NCERT, and before we have completed many topics, that combustion, fuels, ignition temperature. We have also seen different activities and interesting activities. So in this video we will proceed with the next topic, that is the inflammable substances. ठीक है, तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस मतलब कि स्टूडेंट्स आपने नॉर्मल लाइफ में ये हमेशा बहुत टाइम ये वर्ड यूज़ किया होगा दैट दिस सब्सटेंस दिस मटेरियल इज़ वेरी मच इन्फ्लामेबल, है ना। हम नॉर्मली इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कि दिस इज़ इन्फ्लामेबल। तो इसका मतलब है क्या? इन्फ्लामेबल मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी कैच करते हैं फायर को, ठीक है। मतलब कि जिनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और कम होने की वजह से ये हमारे लिए कैसे हो जाते हैं, ये हमारे लिए डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। डेंजरस इसलिए क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, व्हाट इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन्हें थोड़ी सी भी अगर हीट मिलती है ना, तो वो हीट को कैच करते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, बहुत एक्सप्लोजन कॉज करते हैं, ठीक। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत जल्दी कैच करेंगे फायर, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में आपकी एलपीजी है, ठीक है, जो हम नॉर्मली कुकिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पेट्रोल है, ठीक है। तो आपके जो बड़े हैं उन्होंने हमेशा ऐसा बोला होगा कि पेट्रोल से दूर रहिए, ठीक है। एलपीजी गैस है, उससे भी थोड़ा सा प्रिकॉशन बनाए रखिए, है ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर वेरी मच इन्फ्लामेबल, दे कैच फायर वेरी ईजिली, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल मेजर हीट, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी से कैच करेंगे फायर, इसलिए ये कैसे होते हैं, डेंजरस हो जाते हैं और जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं। अब जैसे पेट्रोल है, अब जो पेट्रोल है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है ना कि थोड़ा सा अगर इसे हीट मिलती है ना, और वो तुरंत बहुत जल्दी से कैच कर लेता है फायर को। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ ऑफ एल्कोहल। तो आजकल स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं ना, तो सैनिटाइज़र्स में क्या होता है, सैनिटाइज़र में ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हो ना। तो उसके बाद जब तक वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से ड्राई अप नहीं हो जाता ना, तब तक आपको हीट वगैरह इनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि सैनिटाइज़र यूज़ करते समय या उसके बाद आपको हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द सैनिटाइज़र। वाई सैनिटाइज़र? क्योंकि सैनिटाइज़र में हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो अराउंड 75% होता है, ठीक है। अब आप सोच लो कि सैनिटाइज़र में 75% जो है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, तो प्योर अल्कोहल कितना इन्फ्लेमेबल होगा, ठीक है। सो दैट इज़ इन्फ्लामेबल, ये बहुत जल्दी कैच करते हैं फायर को, तो इन्हीं को बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। मैंने आपको बता दिया है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, एलपीजी, एसीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। कहने का मतलब जो कंबशन प्रोसेस है, वो कंबशन प्रोसेस जो होता है ये कंप्लीट कैसे होगा, मतलब इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। जो फर्स्ट सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंबशन के लिए, सो दैट इज़ फ्यूएल, ठीक है। वो क्या है? वो फ्यूएल है, मतलब कि वो सब्सटेंस होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम जला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपके पास जो कैंडल है ना, आपके पास जो कैंडल है, आपके पास कोल जो है, लकड़ी जो है, वुड जो है, एक्सेट्रा, सो दीज आर फ्यूएल, मतलब यही तो जलेंगे, तो इन्हें हम फ्यूएल बोल रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूएल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूएल नहीं होगा तो जलेगा क्या? कुछ नहीं जल पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यही बताया कि कंबशन प्रोसेस को करने के लिए, टू टेक प्लेस कंबशन, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जो कंबशन प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, वो भी नहीं हो पाएगा, कंबशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मान लो आपके पास ये कैंडल है, ठीक है, दिस इज कैंडल, ये आपकी कैंडल हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपके ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास कैंडल है, आपके पास ऑक्सीजन है, तो क्या कंबशन यहाँ पे हो जाएगा? टेल मी। तो कंबशन यहाँ पे हो सकता है क्या? नो स्टूडेंट्स, कंबशन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले तो कैंडल अपने आप नहीं जल जाएगी, है ना। अकेले कैंडल थोड़ी जल जाएगी कि ऑक्सीजन है और
कैंडल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और वो कंबशन होने लगेगा, जलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड थिंग क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैंडल को बर्न करने के लिए हमें बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, है ना, और दैट एक्सटर्नल सोर्स क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है जो यहाँ पे हमें चाहिए है कैंडल को बर्न करने के लिए, दैट इज़ हीट, ठीक है। आप जब कैंडल को बर्न करोगे तो आपको बाहर से मैच स्टिक लेनी पड़ेगी ना, मैच स्टिक से आप कैंडल को बर्न करोगे, है ना। तो जो मैच स्टिक है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो आपको हीट प्रोवाइड करा रही है ना, वो कैंडल को हीट प्रोवाइड कर रही है, और इसी वजह से जो आपकी कैंडल है वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ पे कंबशन पॉसिबल हो पाएगा और आपकी जो कैंडल है वो यहाँ पे बर्न होने लगेगी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया इस पॉइंट से, क्या इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं आपके कंबशन के लिए। कंबशन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वो सब्सटेंस चाहिए, वो फ्यूल चाहिए जो आप जलाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल द कैंडल। तो कैंडल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडल आपका फ्यूल है। उसके बाद कैंडल जहाँ पे रखी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर है, वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। और कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबशन के अगर ऑक्सीजन नहीं होगी कंबशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों चीज़ें तो हैं, बट आपको थर्ड थिंग क्या है, आपको हीट चाहिए। हीट क्यों चाहिए, ताकि आपकी कैंडल का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच सके और आपकी कैंडल तुरंत कैच कर सके फायर को, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल, हमने देख लिया। कंबशन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट व्हेन इट कैचेस फायर, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। तो फ्यूल हमें चाहिए और यहाँ पे क्या है फ्यूल आपका, आपके पेट्रोल डीजल आपके फ्यूल हैं। सेकेंड पॉइंट है कंबशन रिक्वायर्स एयर, ठीक है। तो एयर मतलब कि आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अ कैंडल कीप्स बर्निंग इन ओपन एयर, ठीक है। ये आपकी कैंडल है, ये कैंडल अभी जल रही है, ठीक है। कुछ मिनट्स बाद मैंने क्या किया कि इसे एक ग्लास से कवर कर दिया, ठीक है, इसे कवर कर दिया। अब आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी कैंडल है ना यहाँ पे, ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। आपकी ये कैंडल बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, अभी फर्स्ट केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, आपकी एयर अवेलेबल थी, ठीक है। कुछ समय बाद हमने क्या किया, इसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद अंदर की जो भी एयर यहाँ पे अवेलेबल थी, जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल थी, वो आपकी कैंडल ने पूरा कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और कंज्यूम करने के बाद जो आपकी कैंडल है यहाँ पे वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो कैंडल यहाँ पे बुझ जाएगी सेकेंड केस में, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम कर ली गई है कैंडल के थ्रू, ठीक है। मतलब कि अगर एयर है तो कैंडल बर्न होगी, कंबशन होगा। अगर एयर नहीं है इट मीन्स वहाँ पे ना कैंडल जलेगी और कंबशन भी नहीं होगा, ठीक है। यही सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट आपका है कि कंबशन रिक्वायर्स हीट, तो ठीक है, आपके पास फ्यूल है, आपके पास ऑक्सीजन है, बट अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, हीट नहीं है, तो आप कोई भी सब्सटेंस को बर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो आपके एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न होगा और वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें एक्सटर्नल हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी। एक्सटर्नल हीट से हम इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सकेंगे और उसके बाद जो भी फ्यूल है आपका वो ईजिली बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस थी जो एक कंबशन को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फायर है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, मतलब कि जो आपकी जब फायर लगती है ना तो उसमें फ्यूल जो है आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है मतलब हम बोल सकते हैं इसे ये कंबशन है, ठीक है, ये कंबशन हो रहा है। और कैसा कंबशन है, दिस इज केमिकल कंबशन, ठीक है, ये केमिकल कंबशन हुआ। और इसमें रिजल्ट क्या होगा, इसमें रिजल्ट आग लग जाएगी, फायर फॉर्म होगा, फायर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मतलब कि जो फायर है ये क्या है, दिस इज result of what, result of the chemical combustion and this chemical combustion is taking place between the fuel and the oxygen, ठीक है। इसीलिए फायर जो है वो आपका रिजल्ट होगा इस केस में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेजर्स टू कंट्रोल फायर, मतलब कि मेजर्स देखेंगे कि क्या मेजर्स हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने ये नॉर्मली हमेशा ये चीज़ देखी होगी, कभी भी कहीं आग लग जाती है तो नॉर्मली फायर ब्रिगेड आते हैं, ठीक है।
और फायर ब्रिगेड जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, है ना, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे भी आपकी आग लगी हुई है, ठीक है। अब जब वाटर को हम स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो जो भी आग लगी है ना उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि जब आग लगी है तो उसमें बहुत हीट है, हीट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया होता है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा निकल गया होता है आपका टेम्परेचर। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ वाटर, हम वाटर यूज़ करते हैं। वाटर यूज़ करने से क्या होता है, जो भी आपका फ्यूल है, जहाँ आग लगी है, ठीक है, जहाँ फायर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद जो आपकी आग है वो वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आपकी आग है वहाँ पे बुझ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फायर को कंट्रोल करते हैं। मान लो ये आग लगी हुई है, ये फायर है, ठीक है, ये फायर है, ये पूरी ऑक्सीजन है जो मिल रही है आपके फ्यूल को, जिसकी वजह से आपकी जो फायर है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये पूरी ऑक्सीजन है। मैं भी आपको बताऊंगी इसे लेबलिंग करके भी, ठीक है। तो ये आपका फ्यूल है जिसमें आग लगी है, ये फायर है, ये आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपकी एयर है, और इस एयर में क्या इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है, इसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो आपके फायर को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पूरा वाटर मैंने डाल दिया, ठीक है, ये पूरा वाटर डाल दिया। सो दिस इज़ वाटर, वाटर हमने स्प्रिंकल किया, ठीक है। अब वाटर स्प्रिंकल करने से क्या हुआ कि जो आपकी वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है, जो वाटर वेपर है ना उसमें कन्वर्ट होने लगी। तो आपको जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये आपका पूरा वाटर वेपर है, दिस इज़ वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर वेपर ने क्या किया, वाटर वेपर ने देखो एक पूरा ब्लैंकेट बना लिया, ये पूरा एक ब्लैंकेट बना लिया, दिख रहा है आपको ये पूरा ब्लैंकेट, ठीक है। और ब्लैंकेट बनाने के बाद ये पूरा ब्लैंकेट बनाया, ठीक है, वाटर वेपर का ब्लैंकेट बन गया है। और ये वाटर वेपर का जो ब्लैंकेट है इसने चारों तरफ से आपके फ्यूल को सराउंड कर लिया है, ठीक है। कि जो एयर है, ठीक है, बाहर की जो एयर है जिसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो आपके फायर को बढ़ाएगी, वो आपके डायरेक्टली फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, ठीक है, आपके फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फायर है कुछ देर में एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आपका जो वाटर है ना वो वर्क करता है आग को बुझाने के लिए, ठीक है। कैसे करेगा, आपको जो फ्यूल है, मतलब जब आपने वाटर को स्प्रिंकल किया, वाटर के स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पे वाटर वेपर्स फॉर्म हुई, वाटर वेपर्स ने एक ब्लैंकेट बनाया, ठीक है, और उस वाटर वेपर के ब्लैंकेट ने कट कर दिया किसका सप्लाई, आपकी ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट कर दिया, और इस कारण से आपका जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल तक नहीं पहुंच पाया, देन फायर विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, लास्ट में आपकी जो फायर है वो बुझ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हम बहुत सारे एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो पहला तो हमने देख लिया है, दैट इज़ वाटर। मतलब कि स्टूडेंट्स, हमेशा जब फायर लगती है उस समय हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो, कभी भी अगर आग लगती है लकड़ी वगैरह में, पेपर में अगर आग लगती है, तो दैट टाइम वी कैन यूज़ वाटर एज अ एक्सटिंग्विशर, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर के रूप में पानी को। पर कभी भी स्टूडेंट्स, जब आपकी आग लगी है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं, अगर आग लग गई है उनमें, उस केस में हम वाटर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे वाटर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वाटर है ना, दैट इज़ गुड कंडक्टर, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। अब गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जो वाटर है ना वो कंडक्टिविटी को अलाउ करता है, जो वाटर है वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू इट, मतलब जो वाटर है ना वो कंडक्टिविटी करता है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए हम वाटर, और अगर आप वाटर को यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स एज अ एक्सटिंग्विशर आपकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक, इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या इसका ऑल्टरनेट भी है, तो यस, इसका ऑल्टरनेट ये है कि जब आपके इक्विपमेंट्स में आग लगी है तो उस केस में वाटर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ CO2,
ठीक है, एज ए एक्सटिंग्विशर CO2 एक्सटिंग्विशर्स हम यूज़ करते हैं। अब CO2 एक्सटिंग्विशर जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सिलेंडर में, इस सिलेंडर में CO2 जो गैस है, इसमें फिल की गई है आपकी CO2। देखो तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है, इन केस फायर इज कॉट इन इलेक्ट्रिकल थिंग्स देन वाटर बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिस्ट्रॉय दोज इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद एक तो इक्विपमेंट्स में आग लगी तब आपको वाटर यूज़ नहीं करना है, और सेकेंड यूज़ कब नहीं करना है, जब आपके ऑयल और पेट्रोल, कहने का मतलब जो भी ऑयल की फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनमें अगर फायर लगा है, इन दैट केस ऑल्सो वी विल नॉट यूज द वाटर एज ए एक्सटिंग्विशर। तब भी हम वाटर को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। कभी भी जैसे ऑयल है, ठीक है, मान लो ये ऑयल है, ये ऑयल है, इसमें आग लगी है, आग लगी हुई है इसमें, ये ऑरेंज कलर जो है ये फायर को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपने इसमें पानी डाला, ठीक है, पानी डाला, तो ये पानी क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का है दिस इज वाटर। ठीक है, पानी आपने अगर डाला तो ये पानी कैसा है, ये हैवी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑयल है वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है, क्योंकि जो ऑयल है वो कैसा है, ये कम हैवी होता है। ठीक है, वाटर के कंपेयर में इसकी डेंसिटी कैसी होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी लो है इसकी। ठीक है, तो ऑयल हमेशा क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और अगर आपने वाटर को यूज़ किया तो जो भी वाटर आप ऊपर से डाल रहे हो ना, वो वाटर कहाँ चला जाएगा, वो वाटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का वाटर मैं रब करती हूँ। क्यों यहाँ पे मैंने इरेज किया, क्योंकि जो आपकी फायर थी, ये फायर है आपकी, ठीक है, तो आपका जो वाटर है ना वो कहाँ, वो नीचे चला गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पिक्चर में वाटर तो नीचे चला गया, बट आपका जो ऑयल है, ऑयल है वो ऊपर ही है ना। और जब ऑयल आपका ऊपर ही रहेगा तो आपका जो ऑयल है वो कंटिन्यू करता रहेगा बर्निंग को, है ना, उसमें तो फायर लगता ही रहेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो ऊपर है, तो आपका ऊपर होने की वजह से ऑयल में कंटिन्यूस बर्निंग होती रहेगी। तो इस केस में जो वाटर है वो आपके ऑयल के फायर को वो बिल्कुल भी एक्सटिंग्विश नहीं करेगा, बुझाएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ऑयल के केस में हम वाटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे फायर को बुझाने के लिए। तो इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं CO2 एज एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब जब हमने CO2 यूज़ की तो क्या होगा, ठीक है, ये फायर है, हमने ऊपर से क्या डाला, तो हमने CO2 यहाँ पे यूज़ की एज एक्सटिंग्विशर। अब CO2 यहाँ पे क्या करेगा, जो CO2 है ना वो भी एक ब्लैंकेट फॉर्म करेगा, चारों तरफ फॉर्म करेगा फायर के। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो CO2 है वो आपकी हैवी है, अगर हम इसे कंपेयर करें देन ऑक्सीजन। ठीक है, हैवी देन ऑक्सीजन, तो आपकी CO2 जो है वो हैवी है, और हैवी होने की वजह से ये नीचे आ जाएगी, और जो आपकी ऑक्सीजन इंडिकेट कर रही है, ये ऑक्सीजन आपकी जो है वो बाहर बनी रहेगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है ना वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी आपके फायर के, क्योंकि ऑक्सीजन और आपके फायर के बीच में कौन प्रेजेंट है, आपकी CO2 अवेलेबल है। ठीक है, अब CO2 ने ब्लैंकेट बना लिया है, तो अब ऑक्सीजन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी आपके फ्यूल के जिसमें आग लगी है, तो आपका जो बर्निंग है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और अब क्या होगा, आपका जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO2 एक ब्लैंकेट बना रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एयर की सप्लाई जो हो रही है, बाहर से एयर की सप्लाई फ्यूल तक, वो उसे क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। ठीक है, उसे कट ऑफ कर दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कम कर रहा है। किससे कम कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर से कम कर रहा है ना। इग्निशन टेम्परेचर से कम करेगा स्टूडेंट्स, तभी तो आग नहीं लगेगी ना। अगर इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस किया तो वहां पे तो आग लगी जाएगी, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है इग्निशन टेम्परेचर से, और आपका जो फायर है वो बाद में एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसलिए आपका जो CO2 है इसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर माना जाता है अगर फायर लगा है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। वाटर को हम यूज़ करेंगे जब आपकी लकड़ी, पेपर वगैरह इन सब में आग लगी है, जंगल में आग लगी है, तब हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को। बट अगर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है तो हम बिल्कुल भी कतई हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे CO2 को एज ए एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं ये आपका CO2 एक्सटिंग्विशर ही है। आपका जो CO2 है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, और ऑयल के केस में भी हम वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर, जो कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें CO2 को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो हमेशा आग बुझाने के लिए हम CO2 तो यूज़ करेंगे, बट वो CO2 हम कहाँ से ले रहे हैं, डायरेक्टली CO2 यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें से बाद में आपका CO2 निकलेगा, देन
वो फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट में यही है कि हम डायरेक्टली CO2 यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं। और वो जो ड्राई पाउडर है वो आपका ड्राई पाउडर है बेकिंग सोडा। क्या चीज़ है, बेकिंग सोडा जो है वो ड्राई पाउडर में हम यूज़ कर रहे हैं। बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अगर आप इसके नाम में भी देखेंगे तो इसके नाम में बाइकार्बोनेट है, तो जो बाइकार्बोनेट है इसी में आपका CO2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है इसे हम एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, देखो, जैसे ही आप बेकिंग सोडा को थ्रो करोगे फायर पे, तो जो बेकिंग सोडा है ना वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा। कहने का मतलब आपको पता है, जो बेकिंग सोडा को जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, तो वाटर में ऐड करने के बाद आप देखोगे, ये ऑब्जर्व करोगे कि उसमें बुलबुले फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें बबल्स वो बबल्स किस चीज के रहते हैं, वो बबल्स आपके CO2 के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि जैसे ही आपने फायर पे बेकिंग सोडा को थ्रो किया तो बेकिंग सोडा डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज मतलब कि ब्रेक होगा, टूट जाएगा, है ना। और बेकिंग सोडा जो डीकम्पोज होगा, कहने का मतलब जो उसमें सोडियम प्रेजेंट है और जो CO2 प्रेजेंट है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और अलग अलग होने के बाद ही इसमें से क्या रिलीज आउट होगा, इसमें CO2 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, और जैसे ही CO2 निकल के आएगा ये एक ब्लैंकेट फॉर्म करेगा चारों तरफ आपके फायर के। ठीक है, और अगेन यहाँ पे वही बात फिर से रिपीट करूंगी, CO2 आपका हैवियर है आपके ऑक्सीजन से। ठीक है, और इस केस में ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और आपके फ्यूल के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, और ये कट ऑफ कर देगा सप्लाई को एयर की, जिसकी वजह से जो एयर है वो डायरेक्टली फ्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी, और इस केस में आपकी जो फायर है वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं पिक्चर से बताती हूँ। देखो, ये आग लगी है, दिस इज फायर, ये फायर है। आपने क्या थ्रो किया, आपने यहाँ पे थ्रो किया ये थ्रो किया ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा हुआ। ठीक है, और बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा में आपका प्रेजेंट है CO2। जैसे ही आपने थ्रो किया ये डिकम्पोज होगा बेकिंग सोडा, और यहाँ से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा CO2। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरी CO2 है। ठीक है, CO2 कैसी है, हैवी है। ठीक है, हैवी होने की वजह से क्या होगा, एयर है ना, ये ऑक्सीजन, ये एयर जो है वो आपकी अंदर नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ एंटर नहीं कर पाएगी और फ्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या आग लगेगी, आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखो पूरा एक ब्लैंकेट बन गया है CO2 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आग आपकी बुझ जाएगी। देखिए, तो क्या था रिएक्शन, NaHCO3, ये आपका था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसके बाद आपका जब ये डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज हुआ किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो डिकम्पोज होने के बाद इसने क्या बनाया, Na2CO3, ये आपका क्या है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, और क्या रिलीज हुआ, इसमें रिलीज हुआ वाटर, पानी। ठीक है, और CO2, ये आपकी गैस है। ठीक है, ये निकल जाएगी, इसलिए मैंने ऊपर एरो से शो किया। ऊपर एरो जो शो हो रहा है ना, इसका मतलब ये गैस है, इवॉल्व हो जाएगी। यही जो है ना, ये क्या, यही जो CO2 है ये फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो CO2 है उसकी सप्लाई कैसी होती है, जो सिलेंडर में भरी होती है ना पूरी CO2, वो हम कैसे उसकी सप्लाई मिलती है हमें। तो जो CO2 होती है वो बहुत हाई प्रेशर में स्टोर होती है। देखो, जो हम किचन में यूज़ करते हैं सिलेंडर, उसमें भी स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आपकी गैस होती है LPG, वो जो होती है इतनी ज़्यादा कंप्रेस की जाती है, इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं हम कि वो बाद में क्या हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम यही पर्सपेक्टिव आपका आपके CO2 सिलेंडर्स में होता है कि CO2 को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है हाई प्रेशर में कि वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे, नोजल ओपन करेंगे, तो जब वो निकलेगी ना, वो गैस की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो CO2 एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, CO2 सप्लाई हमें मिल पाती है सिलेंडर से। और ये क्या बनाती है, ब्लैंकेट फॉर्म करती है चारों तरफ फायर के, हमने देख लिया है। और क्या करती है CO2,
ये टेम्परेचर को ड्रॉप कर देती है, टेम्परेचर क्या करती है, कम कर देती है। अब देखो टेम्परेचर कम क्यों होगा, ऑब्वियसली अगर CO2 ब्लैंकेट फॉर्म करेगी चारों ओर आपके फायर के, तो जो फ्यूल है, फ्यूल यहाँ पे क्या है, जो भी जिसमें भी आग लगी है, मान लो ऑयल में आग लगी है, ठीक है, तो ऑयल आपका फ्यूल है। अब फ्यूल को एयर नहीं मिलेगी तो उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है। अब आग नहीं लगेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को कम कर देती है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ ब्लैंकेट्स। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कभी गलती से जब फायर कैच कर लेता है कोई पर्सन, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम नॉर्मली, आपने ऐसे देखा होगा कि उसे हम क्या करते हैं, पूरा ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, एकदम मोटे मोटे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे ये रीज़न होता है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कंबशन जो प्रोसेस है ना उसे रोकना है। कंबशन मतलब जो आग लग गई है उसे स्टॉप करना है। और हमें कंबशन को स्टॉप करने के लिए क्या स्टॉप करना पड़ेगा, जो सप्लाई है ना, किस चीज़ की सप्लाई, सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, जो सप्लाई है एयर की उसे स्टॉप करना पड़ेगा। और एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी सप्लाई हम कैसे कम करेंगे, इसकी सप्लाई को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो पर्सन है उसे चारों तरफ से ब्लैंकेट से, ठीक है, ब्लैंकेट जो होता है उससे हम पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। और ब्लैंकेट की जो प्रॉपर्टी है, ब्लैंकेट कैसे होते हैं, ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो ब्लैंकेट्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, और उनमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन पोर्स में क्या प्रेजेंट होती है, उन पोर्स में एयर प्रेजेंट होती है। और हमने अभी तक देखा कि एयर क्या है, एयर आपकी बैड कंडक्टर है हीट की, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी, ठीक है। तो एयर जो है वो क्या करेगी, हीट को अलाउ नहीं करेगी टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर होने की वजह से ये हीट को कंडक्टिविटी नहीं करने देगी, जो हीट की कंडक्टिविटी है वो नहीं करने देगी। तो जो पोर्स होते हैं उसमें एयर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम मोटे ब्लैंकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही कारण है वो बाहर की जो एयर है, ठीक है, वो बॉडी के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ पाती, और इस केस में जो फायर लगी हुई है, जो फायर है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है कंप्लीटली, है ना। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम नॉर्मली, आप सभी ने देखा होगा, ऐसा सभी हम करते हैं, ठीक है, कवर कर देते हैं पर्सन को बाय अ थिक ब्लैंकेट। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।